10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरू और मैं रहेंगे आपके साथ अगले आधे घंटे। मानस जायसवाल और प्रशांत सावंत पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे 5paisa.com के रुचित जैन और SBI सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह। बिग मार्केट वॉइसेस में देश के सबसे बड़े मनी मैनेजर्स में से एक वाइट ओक कैपिटल के CEO आशीष सोमैया से होगी एक खास चर्चा। ये सब लाइंड अप है कुछ ही देर में आपके लिए शो में, लेकिन एक बार मार्केट का रुख करते हैं। थोड़ा सपोर्ट ले रहे हैं वापस 19,500 पर निफ्टी में और 44,700 पर बैंक निफ्टी में। लेकिन आज कुछ बड़े स्टॉक्स में वीकनेस दिखाई है, जिसमें ICICI बैंक, HDFC बैंक और रिलायंस ये शामिल है, जो तीन सबसे बड़े स्टॉक्स हैं एक्चुअली मार्केट के। यहाँ पर क्लियरली एक हिस्से में आपको वीकनेस दिखाई देगी। उसके अलावा आज डिवीज लैब्स थोड़ा करेक्ट हो रहा है, हालांकि बाकी फार्मा में बाइंग है, लेकिन डिवीज लैब्स आज थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ। उसके अलावा ITC और रिलायंस यहाँ पर भी थोड़ी सी डिक्लाइन। ऊपर क्या है, डॉक्टर रेड्डीज 3.5% गेंस के साथ निफ्टी का टॉप गेनर, फ्रेश ऑल टाइम हाई। कोल इंडिया अच्छे नंबर्स के बाद चलता हुआ। SBI लाइफ में तेज़ी। अदानी पोर्ट्स हालांकि थोड़ा ऊपरी लेवल से हल्का हुआ स्टॉक, यहाँ पर तेज़ी। भारती अपने प्रीवियस हाइस की तरफ बढ़ता हुआ। FNO में आदित्य बिरला फैशन डॉक्टर रेड्डीज के बाद सेकंड टॉप गेनर। हिंदुस्तान कॉपर में अच्छी तेज़ी और उसके बाद पूरे फार्मा स्टॉक्स इप्का, औरोबिंदो, टोरेंट, इन सब स्टॉक्स में तेज़ी। और नीचे है जी एंटरटेनमेंट नंबर से पहले 3.5% नीचे, और इंडिया बुल्स हाउसिंग करीब करीब 2.5% नीचे। वीरू जी हाँ, तो ये था इंडस्ट्रीज का हाल और स्टॉक्स की परफॉर्मेंस आज सुबह सुबह की। पैनल आपकी स्क्रीन पर प्रशांत सावंत, मानस जायसवाल, रुचित जैन और सुदीप शाह SBI सिक्योरिटी से। आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और पहली रुचित, आपका व्यू इंडस्ट्रीज पर संक्षेप में और आपके दो कन्विक्शन आइडियाज। जी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई थिंक मार्केट्स पे व्यू क्लियर है कि हम अभी भी एक कंसोलिडेशन फेज में है। जब तक ये 19,600 650 का हर्डल नहीं निकलता है, जहां पे सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग्स हम लास्ट 2 दिन से देख रहे हैं, तब तक मार्केट में कोई ट्रेंडेड फेज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इंडेक्स फ्रंट पे। बढ़िया एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे तो पॉजिटिव साइड पे भी अच्छे ट्रेड्स अभी भी मिल रहे हैं, क्योंकि मार्केट ब्रेथ इतनी खराब नहीं है, हम देख रहे हैं इंस्पाइट ऑफ इंडाइसिस का नीचे है तो भी। सो मैं एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही लेना चाहूंगा। इंडेक्स पे 19,450 का सपोर्ट और 19,600 रेजिस्टेंस, इसी रेंज में हम कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करेंगे। अब स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड में मेरा पहला जो पिक है वो एक कॉन्ट्रा कॉल है, जो एक अंडर परफॉर्मर रहा है, वो है UPL। सो प्राइमरली अगर डेटा देखे तो आज 600 के जो कॉल राइटर्स थे वो अपनी पोजीशंस अनवाइंड कर रहे हैं। टेक्निकली काफी ओवरसोल्ड जोन में है रीसेंट करेक्शन के बाद, और अगर वीकली चार्ट्स पे देखे तो हिस्टोरिकली भी जब जब ये 600 के आसपास आया तब तक वहां पे हमें काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है। तो सपोर्ट के आसपास है और कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस अनवाइंड करते हुए दिख रहे हैं। सो आई थिंक थोड़ी शॉर्ट कवरिंग मूव ये स्टॉक में पॉसिबल है। करंट लेवल्स पे 609 610 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 600 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। पुल बैक मूव में 630 तक के लेवल्स ये स्टॉक में एक्सपेक्ट करे। और जो मेरा दूसरा पिक रहेगा आज वो रहेगा वोल्टास में। बट यहाँ पे ये थोड़ा पोजिशनल व्यू है यहाँ पे, क्योंकि रीसेंट अपमूव में अच्छे लॉन्ग बिल्टअप्स हुए जो अभी भी इंटैक्ट है। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि तेजी अभी भी आगे चल के कंटिन्यू रहेगी। तो करंट लेवल्स पे 812 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे शॉर्ट टर्म के लिए वोल्टास में खरीदारी कर सकते हैं 842 के टारगेट्स के लिए। वोल्टास। सुदीप भी जुड़ गए हमारे साथ। सुदीप गुड मॉर्निंग। सुदीप, आपकी ट्रेड्स क्या होंगी? गुड मॉर्निंग अनुज। मेरा पहला ट्रेड है PVR आइनॉक्स स्टॉक में। हमने देखा है कि एक अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ दिनों में आया हुआ है और पिछले 5 दिन में स्टॉक 200 DMA के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। और आज एक अच्छे प्राइस वॉल्यूम मूव के साथ हम देख रहे हैं कि एक ब्रेकआउट आ रहा है वो कंसोलिडेशन में से। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 1605 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक 1680 और 1720 तक जा सकता है। और आने वाली ये जो वीकेंड में जो मूवीज भी रिलीज हो रही है, मुझे लग रहा है ये उसका भी एक प्रीकर्सर हो सकता है। और यहाँ पे उसी के चलते स्टॉक में एक अच्छा मूव आ रहा है। एक सेकंड पिक होगा मेरा यूनियन बैंक। PSU बैंक में हमने जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कल के सेशन में देखा था, उसमें से आज काफी PSU बैंक थोड़े साइडवेज हो गए, कैनरा बैंक। बट यूनियन बैंक में अभी भी आज भी एक अच्छा ट्रैक्शन है यहाँ पे। और हम देख रहे हैं लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। स्टॉक अपने सारे मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। और कल के सेशन में हमने देखा था स्टॉक ने अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी सपोर्ट लिया था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। और 88 के स्टॉप लॉस से 95 का टारगेट यूनियन बैंक में आने वाले 1 से 2 सत्र में देख पाएंगे। ओके सुदीप जी, आपने ये बाय कॉल दी PVR पे। ये आने वाले शाहरुख खान की मूवी का नाम क्या है, बताइए जरा, और कब रिलीज हो रही है? आप
आपके ट्रेड का फैक्ट नहीं मालूम है, नहीं मैं ऐसे मजाक कर रहा था। जवान आ रही है उनकी मेरे ख्याल से 7 सितंबर को, मजाक कर रहा था मैं। अच्छा महाराज जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपके 2 ट्रेड्स। देखिए, सबसे पहले तो लाल पैथलैब पे एक खरीदारी करने का ट्रेड लेना है। पिछले करीब 3-4 सेशन से अगर आप देखेंगे तो लाल पैथलैब अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि लाल पैथलैब देखिए तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो 2354 के स्टॉप लॉस से आप लाल पैथलैब में खरीदारी कर सकते हैं। 2450 2450 की टारगेट सेट करिए, ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। और दूसरा स्टॉक केमिकल स्पेस से है, दीपक नाइट्राइट का स्टॉक है, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। कल भी हमने काफी बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट देखा स्टॉक में, और आज के पैटर्न भी काफी पॉजिटिव लग रहा है। मेरा समझना है कि अब क्योंकि स्टॉक ने 2100 का एक हर्डल क्रॉस किया है, तो करंट लेवल्स पे आप यहाँ पर अभी भी एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। 2089 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और 2180 के टारगेट सेट करिए। दीपक नाइट्राइट, अभी इसको मार्क ही किया था मैंने इस स्टॉक को। ये वाकई आज केमिकल स्पेस में बेस की ट्रेजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ स्टॉक है, अच्छा मुंह देता हुआ, इस वक्त डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। प्रशांत, आपके 2 आइडियाज। बीरू जी, फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे एक जो मेरा नजरिया है कि स्पॉट में निफ्टी में 19,480 अगर डिफरेंट नहीं होता है तो हम स्ट्रेट नोज डाइव करके 19,350 तक 130-40 पॉइंट नीचे जा सकते हैं। तो आज के लिए 19,480 स्पॉट पे ध्यान रखना होगा। और मैं इसलिए 2 कंजर्वेटिव पिक्स ले रहा हूँ। एक पिक मेरा होगा ग्रैन्यूल्स, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 314 स्पॉट में 314। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 345 का देख रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट 320 के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है। मुझे लग रहा है इसके बाद एक आपको यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 345 तक। नेक्स्ट पिक होगा मेटल सेक्टर से जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 792 स्पॉट में, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 820 से लेके 825 तक का देख रहा हूँ। वेल, पीवीआर आइनॉक्स अच्छी कॉल रही वो। आई थिंक सचिन ने पिक की थी पिछले शो में। आई थिंक वो पहला क्विक सिंगल था उनका। अब यहाँ पर रिपीट हुई है वो कॉल 1680 और 1720 के टारगेट के लिए। देखिए ये यही मार्केट है, ट्रेड्स हर लेवल पर आपको फ्रेश मिलती हैं। सुबह वाली ट्रेड ग्रिप में होगी, लेकिन अभी भी यहाँ पर ट्रैक्शन है। उसके अलावा सीमेंट में, रैमको सीमेंट्स में आज 2 दिन की गिरावट के बाद थोड़ी गिरावट थमी है। एक स्टॉक अब लेकर आइए नवीन फ्लोरिन, और ये मैं आपको बताता हूँ कि अगेन जब स्टॉक्स में रिवर्सल आते हैं, ये नवीन फ्लोरिन का आज का चार्ट है। अब नवीन फ्लोरिन का 1 महीने का चार्ट लेकर आइए। और नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद स्टॉक काफ़ी गिरा था, और ये देखिए ये आपकी स्क्रीन पर है। और उसके बाद जब वो कॉन कॉल हुई उसमें स्टॉक रिवर्स हुआ। अब कहने को 1 महीने में स्टॉक फ्लैट है, लेकिन लोवेस्ट लेवल से अच्छी रिकवरी यहाँ पर आपको इस स्टॉक में दिखाई देगी नवीन फ्लोरिन में। प्रशांत जी, एबी फैशन की प्रशांत जी की वो 210 वाली कॉल लेकर आइए एक बार, जो हमने पिछले शो में पिक की थी, 210 वाली कॉल। और देखते हैं वो अब इस समय कहाँ पहुँच गई है, उसके टारगेट्स और स्टॉप लॉस। जब हमने वो कॉल प्रशांत जी ने पिक की थी तब वो 44% ऊपर थी वो कॉल उस समय, और जब हमने उसको रिविजिट किया था तो करीब करीब 54-55% ऊपर थी। एक बार दिखाएंगे डॉक्टर साहब वो एबी फैशन की 210 की कॉल जो पिछले शो में हमने ली थी। चलिए मैं एक बार खुद भी देखने की कोशिश करता हूँ, अगर मेरे को दिखाई देगी तो। नहीं आ रही है क्या? ओके, ठीक है। ये इस समय वो कॉल ये इस समय 72% ऊपर, 6 रुपये। नहीं वो कॉल 6 रुपये पर, वो स्टॉप और टारगेट वो प्लेट लेकर आई ना जो कॉल दी थी, वो जो फायर की थी। प्रशांत जी इसको रिविजिट करते हैं एक बार। मेरे ख्याल से 4.5 रुपये पर ली थी आपने वो कॉल एबी फैशन की। जी बिल्कुल अनुज जी। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट जो बिकवाली हुई थी, जो लो बने थे करीबन 190 और हाई था 222, 30-32 पॉइंट की रेंज थी। मैं यहाँ पे एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिबोनाची बेसिस पे गोल्डन रेशियो तक। तो वो बेसिस पे मैंने ये कॉल दी थी, और मुझे लग रहा है कि जो टारगेट मैंने रखे थे 8.5 के, वो कंफर्टेबली अचीव हो जाएंगे। जिनके पास भी पोजीशन हो, इनिशियल स्टॉप लॉस हमारा 2.5 का था, आप उसको 3.4 तक ला सकते हो। रिस्क काफी कम हो जाएगी और आप टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो। ओके चलिए, तो ये थी वो कॉल आदित्य बिरला फैशन रिटेल पर, शानदार कॉल। और याद दिला दूँ आपको, कल हमने इसी टाइम पर ये कॉल ली थी। सुशील केडिया ने भी दी थी ये कॉल कल कि यहाँ पर बॉटम बन चुका है, और वो पोजीशनिंग वाला मामला डिस्कस जो होता है। एक बार इसका एक चार्ट लेकर आइए आप, एबी फैशन रिटेल का पिछले 2 हफ्ते का ये चार्ट। ये देखिए आज कम हो गया करीब 3.5% ऊपर, लेकिन इससे पहले का चार्ट देखिए। ये देखिए क्या पोजीशनिंग हुई थी स्टॉक की, काफ़ी पिटा हुआ स्टॉक था ये। और इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे ना, अगर आप 3 महीने का ले आएंगे तो 1 वे डिक्लाइन हुई थी स्टॉक। मेरे ख्याल से 250 या 260 से ये डिक्लाइन शुरू हुई थी।
नहीं उससे पहले, हाँ ठीक है, ये मेरे ख्याल से बीच में 220 के करीब, 220 के करीब से स्टॉक गिरा था और पोजीशनिंग के हिसाब से शायद यहाँ पर अब इस समय अच्छे मूव्स यहाँ पर बन रहे हैं। एक और स्टॉक जहाँ पर अच्छे मूव बन रहे हैं वो है जेके सीमेंट। एक्चुअली पूरा सीमेंट बास्केट, जेके सीमेंट और इंडिया सीमेंट दोनों स्टॉक्स, रैमको सीमेंट, यहाँ पर सब में इस समय अच्छी तेजी दिख रही है आपको। मानस, कोई सीमेंट स्टॉक पिक करना हो तो कौन सा पिक करेंगे? देखिए, डेफिनेटली जेके सीमेंट पे कल ही नजर थी। कल स्टॉक ने जब 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया था तब लग रहा था कि वहां पर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो उसके टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। बट फिर भी मैं समझता हूँ थोड़ा डिप देखने को मिले, 3330 के आसपास स्टॉक है तो फिर खरीदारी करनी चाहिए। 3290 के स्टॉप लॉस है, जो नया टारगेट होगा वो 3400 के आसपास का रहेगा। ओके, अच्छा एक और स्टॉक लेकर आइए अब, आरती इंडस्ट्रीज का। और यहाँ पर देखिए आप मूव इस समय, आरती इंडस्ट्रीज अब डे हाई पर आ गया है और ख़राब नंबर्स के बाद यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग प्राइस पैटर्न बन रहा है। प्रशांत जी, आप प्रीएम्प्टिव ट्रेड्स में काफ़ी माहिर हैं और स्पेशली अगर स्टॉक्स रिवर्सल दिखा रहे हो, ये क्या नवीन फ्लोरिन जैसा रिवर्सल साइन है यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज में? जी अनुज जी, आज इनफैक्ट मैंने सुबह राजेश जी का व्यू सुना था, बिल्कुल पिन पॉइंट था कि 460-65 के जोन में अगर ये मिलता है तो यहाँ से बाउंस आ सकता है। अब ये अगर देखें तो 480 पे आया है। अब मैं इसको एक दिन दूंगा क्योंकि ये मिडवे एंट्री होगी, बट अगर ये स्टॉक 485 के ऊपर क्लोज हो जाए, 485 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है डोर्स ओपन हो जाएंगे 510 515 के। बहुत कंफर्टेबली आप 475 के स्टॉप लॉस से रह सकते हो। जो भी पोजीशन में हो वो आज के लो पे स्टॉप लॉस रख के बने रहे। मुझे लग रहा है द बैड इज ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड इन द प्राइस जिसे कहते हैं, और अब इसके ऊपर अगर हम 485 के ऊपर क्लोज हो जाए तो डेफिनेटली एक अपमूव खुल सकती है। अच्छा, आप मूव हो सकते हैं। एक बार जरा टेक महिंद्रा का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए, देखिए। और अगेन टेक महिंद्रा ने बहुत क्लियरली एक बॉटमिंग आउट साइन दिए थे और आज भी पूरा आईटी वीक था, लेकिन टेक महिंद्रा सुबह जहाँ खुला वहाँ से एक रैली आई। अब 1214 पर ये स्टॉक शानदार शानदार फिनोमिनल नीचे के लेवल से 100 रुपये का मूव ऑलरेडी ये स्टॉक दिखा चुका है पिछले नंबर्स के बाद से। नंबर्स के बाद लोग 1100 से भी नीचे का था एक्चुअली, बट चल ठीक है, एक बार के लिए उसको ना भी गिने, 1100 भी गिन लें अगर लो तो 1100 से 1214 तक की सीधा एक वन वे रैली, वो बॉटमिंग आउट साइन दिखाने के बाद टेक महिंद्रा में आपको क्लियरली विजिबल है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ पाइटो कैपिटल के सीईओ आशीष सुमैया जुड़ेंगे। वेलकम बैक। आज बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े मनी मैनेजर्स में शुमार वाइट ओक कैपिटल के सीईओ आशीष सुमैया। आशीष जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और आशीष सुमैया ऑब्वियसली इनकी जो कंपनी है ये म्यूचुअल फंड भी है और एआईएफ भी है, मतलब फॉरेनर्स का पैसा भी आता है यहाँ पर और डोमेस्टिक का भी पैसा मैनेज करते हैं। तो इनको मार्केट की एक तरीके से पूरी फ्लो की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, किस तरीके का पैसा आ रहा है। आशीष जी, क्या व्यू है इस समय मार्केट को लेकर? एक वन वे रैली के बाद पिछले 15-20 दिनों में थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा करेक्शन देखा है हमने। हालांकि ये लार्जली लार्ज कैप लेवल पे है, मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी एक्सूबरेंस बनी हुई है। हमने आज भी मिड कैप इंडेक्स में फ्रेश ऑल टाइम हाई हिट किया। आपका व्यू क्या है इस समय? तो अनुज जी, एक्चुअली अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 3 महीने में काफी शॉर्ट टाइम स्पैन में एक बहुत भारी अपमूव आ गया है। और वो अगर आप देखेंगे मार्च 2020 में जब यूएस से वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स होने की जब न्यूज आई थी, तब हम लोग 16,600 16,700 पे आए। वहां से बिल्कुल एक 3-4 महीने में बहुत ही शार्प मूवमेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अगर कंसोलिडेशन होने की गुंजाइश है थोड़े समय के लिए, क्योंकि 3-4 चीजें हैं। एक तो अगर आप देखें तो यूएस की पूरी न्यूज हमारे पीछे नहीं है, और कितने रेट हाइक्स होंगे और क्या क्या वहां से न्यूज देखने को मिलेगी, ये शायद समझना और प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि यूएस को लेकर के डेफिनेटली अभी भी हम अनचार्टेड टेरिटरी में है। और वहां से किसी भी तरह का न्यूज फ्लो, अगर उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट या फंडामेंटल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं भी पड़े, तब भी अगर कहीं कोई न्यूज फ्लो आती है तो हमारे मार्केट में उसके इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। एफआई फ्लोज के उसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि अगले 6 से 9 महीने रन अप टू द इलेक्शन है, हर तरीके की न्यूज देखने को मिलेगी, स्टेट इलेक्शंस देखने को मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में मार्केट में इतनी बड़ी मूवमेंट आई, उसकी वजह से, एक्सटर्नल रीजंस की वजह से और आगे जाने वाले इवेंट्स की वजह से ऐसी लग रही है कि थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा या एक छोटा मोटा करेक्शन अगर देखने को मिले तो अच्छा भी है, हेल्दी है, उसमें कोई बुरा नहीं है, बट ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो अगर करेक्शन आई तो क्या लीड करेगा उसको? क्योंकि
बैंकों में मैं देख रहा हूँ आशीष जी काफ़ी प्रेशर आ रहा है ऑफ लेट, और इसका इसका कारण क्या है? क्योंकि क्या ये मार्केट को एक रिस्क लग रहा है कि अब नंबर्स पीक आउट हो चुके हैं? क्या ये एक पॉलिसी को लेकर नर्वसनेस है या कुछ और है ये जो जिस तरीके की हमने डिक्लाइन देखी है लार्ज बैंकिंग स्टॉक्स में? सो डेफिनेटली जितना देखिए पिछले एक साल में अगर आप देखें तो ऐसा एक्सट्रापोलेट किया जा रहा था कि एक नई साइकिल की शुरुआत है, यहाँ से आर्थिक व्यवस्था तेजी पकड़ेगी, क्रेडिट एक्सपेंशन होगा, नई साइकिल की शुरुआत होगी। तो वो एक्सपेक्टेशंस बरकरार है, लेकिन एक तरीके से आप देखें तो थोड़ा नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स का कंप्रेशन या जो रिजल्ट्स में एक्सपेक्टेशन था या गाइडेंस था, कहीं ना कहीं पे जितना एक्सूबरेंस था उतना शायद पॉजिटिव देखने को नहीं मिला है। और जितना छोटे बैंक्स में तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कोलैप्स और भी थोड़ा ज्यादा हुआ है। सो इसको लेकर के एक है। दूसरी बात अगर आप देखें तो काफी ऑलरेडी वैल्यूएशंस में या काफी, जैसा मैंने बताया, पिछले थोड़े समय में शॉर्ट टाइम फ्रेम में काफी मूवमेंट आ गया था। सो वो भी एक और बैंकिंग क्योंकि सबसे बड़ा सेक्टर है, अगर आप BSE 500 ही देख लें तो 24-25% पूरा उसमें BFSI का वेटेज देखने को मिलता है, और बड़े इंडाइसेस में तो 30% से ज्यादा। तो आई थिंक उसकी वजह से एक तरीके से ये भी कंसोलिडेशन का अंदेशा है। अच्छा आशीष जी, अभी अनुज का जो प्रश्न था बैंकों को लेकर था, केंद्रित था पॉलिसी को लेकर, NIMs को लेकर। अब अप्रैल में हमारे पास जो कंफर्ट था, सडनली आपको एक रेट हाइक की प्रक्रिया में एक पॉज मिला, वो स्थिति और आज की स्थिति में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपका क्रूड नाउ अगेन एट 86, आपकी सब्जियों की 10 या 12 सब्जियों की बास्केट में लगभग 4-5 सब्जियां तो 20 से 22 200 से 250 रुपये केजी मिल रही हैं। मतलब अब कुल मिला के कल जो इस पॉलिसी के आउटकम में कुछ आपको बड़ा उलटफेर नज़र आ रहा है, पॉसिबिलिटी उसकी है? और ऐसे में सिर्फ बैंक ही नहीं, पूरा एंटायर जो रेट सेंसिटिव स्पेस है, लाइक बैंक्स, लाइक NBFCs, रियल स्टेट ने बड़ा मूव लिया, रियल स्टेट एंसिलरी ने मूव लिया, HFCs ने बड़ा मूव लिया, क्या इनके अपसाइड के जो मोमेंटम में है कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या डाउनसाइड खुल सकता है इन स्टॉक्स में? आपका व्यू? सो डेफिनेटली वीरेंद्र जी, एक्चुअली अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन का क्या एक्सपेक्टेशन है, जैसा आपने बोला इनपुट प्राइसेस, वेजिटेबल प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस, और दूसरा जैसे पिछले सवाल के जवाब में मैं बता रहा था, US में भी क्या है कि पूरी तरीके से हम लोग वहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती है उससे बाहर नहीं निकले हैं अभी। तो वहाँ पे तो डेफिनेटली और हायर फॉर लॉन्गर या और रेट हाइक्स होने की गुंजाइश नजर आती है। और जैसा हमने पिछले 1.5 साल में देखा है, हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो न केवल हमारे लोकल फैक्टर्स को लेकर के है, बट बहुत ज्यादा प्रभावित US की पॉलिसीज को लेकर भी है, क्योंकि ऑयल इन्फ्लेशन और US पॉलिसी, ये सब चीजों का हमारे करेंसी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे भी काफी असर पड़ता है। तो अगर पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, वो भी मार्केट को डेफिनेटली करेक्शन दे सकती है। और इसमें मैं ये आपने जो लिस्ट बताया उसमें मैं स्मॉल कैप मिड कैप को भी जोड़ूंगा, क्योंकि आमतौर पे अगर ऐसा लगता है कि भाई इंटरेस्ट रेट्स काफी बढ़ने वाले हैं तो उसका ऑपोजिट कोरिलेशन है स्मॉल एंड मिड कैप के साथ। तो कुल मिला के 3 महीने पहले जिन कारणों की वजह से मैक्रो जो रीजंस थे उसके बादल हटने की वजह से 3 महीने पहले एक भारी रैली शुरू हुई, और अभी अगर मैक्रो कंसर्न्स जो है वो फिर से नजर आ रहे हैं या पिक्चर जितना हम सोचते थे उतना क्लियर नहीं है, तो इसको लेकर के मेरा मतलब था कि एक करेक्शन की गुंजाइश है। और अगर हम लोग समझिए कि अब 19,400-600 इस रेंज में कंटिन्यूसली है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के यहाँ से 10-15% ऊपर देखने को मिलेगा वर्सेस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के थोड़ा नीचे देखने को मिलेगा। तो मैं ये कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी नीचे की ज्यादा है, ऊपर की कम। ओके, डाउन साइड पॉसिबिलिटी। आशीष जी की आज थोड़ी सी कमेंट्री जो है वो, और या फिर जो व्यूज़ हैं वो थोड़े से कॉशियस हैं, एंड स्पेशली ब्याज दरों को लेकर, आउटकम ऑफ पॉलिसी को लेकर वो थोड़ा सा मिड कैप्स और स्मॉल कैप में भी रिस्क समझ रहे हैं। अच्छा आशीष जी, जो आपने अर्निंग सीजन देखा, ये लगा कैसा आपको? बैंक्स को आप किनारे कर देते हैं, चाहे वो IT हो, चाहे वो केमिकल्स हो, चाहे वो ऑटो कंपनियाँ हों, चाहे वो NBFCs हों, आपको ये नंबर्स लगे कैसे? और क्या बहुत ही ज़्यादा आपको ओवर वैल्यूड लग रहा है इस वक्त, जहाँ पे पहली चीज़ ये है कि प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, और जहाँ पे आपने 3 महीने काफ़ी क्रीम खा चुके हैं आप, उसको थोड़ा सा कैश में कन्वर्ट करना चाहिए। ऐसा कौन सा स्पेस है इस पोस्ट अर्निंग सीजन को देखने के बाद?
सी डेफिनेटली अगर आप देखें तो मिक्स्ड है एक तरीके से, क्योंकि पहले का माहौल इस तरीका का था कि भाई अब तो हम लोग एक हाईवे पे हैं। लेकिन अगर आप लार्ज आईटी कंपनीज देखें, बैंकिंग देखें, तो उसमें एक तरीके से मिक्स्ड आपको माहौल देखने को मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर आप जैसे प्रॉफिट बुकिंग की बात करें तो हम हमेशा लोगों को यही समझाते हैं कि भाई अपना जो भी एसेट एलोकेशन है उसको रिवाइज करना चाहिए आपको, क्योंकि सीधी बात है कि भाई अगर 3 महीने में आपका इक्विटी पोर्टफोलियो 15-20% अप्रिशिएट हो चुका है, तो आप किस तरीके का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, आप किस तरीके का रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं, और आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, डेट, इक्विटी, इसका क्या संतुलन आप बनाना चाहते थे और अब आपको क्या नजर आ रहा है। डेफिनेटली ये सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो एब्सोल्यूट लेवल पे अगर किसी को बोले, जैसे हम दर्शकों से बात करते हैं, अगर एब्सोल्यूट लेवल पे किसी को बोले कि भाई अभी आपको इक्विटी कम करना चाहिए, तो जब हम बात कर रहे हैं हमको ये नहीं पता कि किसके पोर्टफोलियो में क्या है, इसीलिए हम उसको एक बहुत ही जेनेरिक तरीके पे बोलते हैं कि भाई आपका एसेट एलोकेशन आप रिव्यू कर लीजिए। कहीं पे अगर आप इक्विटी में सोचते थे कि इतना रिटर्न आना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा रिटर्न आपको मिल गया। अगर आप सोचते थे कि आपका 50% इक्विटी में होना चाहिए, 50% डेट में होना चाहिए, लेकिन पिछले 3 महीने के एक्शन की वजह से 50 का इक्विटी में 60 हो गया और डेट का 50 के बजाय 40 हो गया, तो आपका संतुलन बिगड़ गया। तो ये पूरा का पूरा जो अपना एसेट एलोकेशन है उसको रिवाइज करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं अगले एक साल में डेट में भी कोई खराब रिटर्न मिलेगा, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अगर पॉलिसी चेंजेस होते हैं तो शॉर्ट टर्म डेट, 3 साल से 5 साल मैच्योरिटी का जो डेट है वो भी काफी अच्छे तरीके से वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकता है और अगले एक साल में अच्छा आपको रिजल्ट दे सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मौका ऐसा है कि रिजल्ट सीजन मिक्स्ड है। जिस तरीके का हाईवे हम सोचते थे उस तरीके का नहीं है, थोड़ी आगे टर्बुलेंस डेफिनेटली देखने को मिल रही है। गाइडेंसेस भी अगर आप देखें तो कई जगहों पे थोड़े से म्यूटेड या थोड़े से रैशनलाइज किए जा रहे हैं। तो इस वजह से एसेट एलोकेशन रिव्यू करना बहुत जरूरी बन जाता है। ओके अच्छा, मार्केट में वीकनेस काफ़ी बढ़ गई है। अब निफ्टी करीब 100 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी करीब 300 पॉइंट नीचे। थोड़ा ध्यान रखें मार्केट पर। अब हम 19,500 के नीचे हैं और बैंक निफ्टी में भी हम 44,700 के नीचे हैं, तो ध्यान रखिएगा आप। आशीष जी, एक स्टॉक जिस पर आपने बहुत पैसा बनाया वो है डिक्सन टेक। ये मतलब ये जो पूरी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है, इसमें अब उसके बाद हमने काफ़ी नए आईपीओस भी देखे। क्या ये स्पेस अभी भी उसी तरीके से डिलीवर कर सकती है या अभी थोड़ी सी ओवर क्राउडेड बन रही है आपके हिसाब से? कभी भी मेरा एक्सपीरियंस ये अनुज सर कि जैसे हमारे पोर्टफोलियोज में देखिए एक्सपोजर है इंडस्ट्रियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, आउटसोर्सिंग, ये सारी चीजों में पोर्टफोलियो में मेरे ख्याल में 12 से 15% एक्सपोजर है। लेकिन जब भी कोई चीज एक तरीके से एक्स्ट्रापोलेट की जाती है, उसको जैसे थीम बना दिया जाए, सो जब ये एक चीज थीम बन जाती है तो डेफिनेटली उसके लिए कॉशियस रहना जरूरी है। तो शॉर्ट टर्म में कॉशन जरूरी है, लेकिन अगर कोई आगे की बात करता है तो मेरा तो ऐसा मानना है कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा। इनफैक्ट अगर हम नहीं चाहे, बाहर वाले हमको करा के रहेंगे। क्योंकि अगर आप ओवरऑल मैक्रो पिक्चर देखते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवर में है, डोमेस्टिक मार्केट है, हमारे काफी लॉज और रेगुलेशंस, इंसेंटिव्स, कैरेट एज वेल एज स्टिक, बहुत सारे अप्रोचेस हमारे यहाँ चेंज हो रहे हैं। तो हम डेफिनेटली ये देखेंगे कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल रहा है। और अभी ये जो कंपनीज आप बोल रहे हैं, जैसे इनको लैपटॉप्स के ऑर्डर्स मिल रहे हैं या इनको पहले व्हाइट गुड्स के ऑर्डर्स मिल रहे थे, फिर मोबाइल फोन्स के मिलने लगे, अब समझो लैपटॉप्स के मिल रहे हैं। तो ये चीजें चलती रहेंगी और इसमें काफी इजाफा होगा आगे जा करके। लेकिन जब कोई चीज बिल्कुल ही एक तरीके से एक थीम बन जाए या एक तरीके से एक फैड बन जाए तो शॉर्ट टर्म में उसके लिए कॉशियस रहना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक पिछली बार जब मेरी प्रशांत जी से बात हो रही थी तो एक स्पेस जिसमें वो काफ़ी बुलिश रहे हैं वो है आपकी कंजम्पशन स्पेस, और ख़ासतौर से नेस्ले पे खैर बड़ा बैठता, पता नहीं मुझे आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे या नहीं, लेकिन यहाँ पर आपका इतना पॉजिटिव होने के और एज अ फंड आपको लगता है यहाँ पर अभी भी स्पेस है? सो अनुज जी, हमारे पोर्टफोलियो में अगर आप कंज्यूमर देखें तो ज्यादा से ज्यादा वेटेज डिस्क्रेशनरी कंज्यूमर में है, और डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन में भी अगर आप देखें तो ज्यादा से एपरल्स, व्हाइट गुड्स, इस तरीके का जो अर्बन कंजम्पशन या स्लाइटली हायर वैल्यू कंजम्पशन है, इस तरीके का टिल्ट आपको देखने को मिलेगा।
सो रिसेंट टाइम्स में डेफिनेटली डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वगैरह में प्रेशर रहा है, लेकिन हमारा मानना है कि आने वाले समय में जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगा अपने मार्केट में वो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में होगा, इसीलिए उस पर ज़्यादा हमारा वेटेज है। अगर आप देखें तो हमारे पोर्टफोलियो में डबल डिजिट एक्सपोजर है, BSE 500 के मुकाबले ऑलमोस्ट 2x ओवरवेट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में है, लेकिन वो थोड़ा हाई वैल्यू डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में है। स्टेपल्स को लेकर के अगर आप देखें तो कम वेटेज है, डेफिनेटली आपने सही एग्जांपल दिया, नेस्ले है हमारे टॉप होल्डिंग्स में, लेकिन ओवरऑल अगर आप स्टेपल्स का स्पेस देखें तो अंडरवेट है और डिस्क्रिशनरी में ओवरवेट है। अच्छा आशीष जी, आपके फंड में फार्मा का एक्सपोजर कितना था, मतलब इन द बिगिनिंग ऑफ दिस फिस्कल, या फिर मार्च तक या फिर अप्रैल तक आप लोगों ने कितना बढ़ाया? और जैसे कि आप कह रहे हैं कि जहां आपको बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा पैसा मिल चुका है, फार्मा पे क्या अप्रोच होगी आपके और क्या करना चाह रहे हैं आप अपने इस वक्त पोर्टफोलियो में जो फार्मा स्टॉक्स हैं उनमें? सो वीरेंद्र जी, अगर आप देखें हमारा पोर्टफोलियो निफ्टी या सेंसेक्स से नहीं, क्योंकि काफी ब्रॉड मार्केट पोर्टफोलियो है, तो BSE 500 से बेंचमार्क होता है। तो पहले आपके सवाल के जवाब में कहूंगा कि अगर आप BSE 500 देखें तो 5 से 6% फार्मा का उसमें हेल्थ केयर का एक्सपोजर है, लेकिन हमारा अगर पूरा पोर्टफोलियो आप देखें तो मेरे ख्याल में 12 से 13% ओवरऑल हेल्थ केयर स्पेस होगा। और इसमें मैं केवल फार्मा नहीं बोलूंगा, मैं जानबूझ करके हेल्थ केयर बोल रहा हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल स्टॉक्स, बिग फार्मा, मिड कैप फार्मा, हॉस्पिटल स्टॉक्स, ये सारा मिला के करीब करीब 2 to 3x वेटेज होगा BSE 500 के मुकाबले। सो 5 to 6% बेंचमार्क में है अपने पोर्टफोलियो में, ये सारे स्टॉक्स मिला करके करीब करीब 13 से 14% वेटेज है इसमें। और ये जैसे पिछले एक साल में हॉस्पिटल स्टॉक्स वगैरह को लेकर के ओवरऑल हेल्थ केयर स्पेस में हमारा वेटेज बढ़ा ही है एक्चुअली पिछले एक साल में कंसिस्टेंटली। ओके, तो ये अभी आई मीन फॉर यू एज वेल, फॉर ए जनरल इन्वेस्टर और जो डायरेक्टली फार्मा स्टॉक्स में एक्सपोजर लेके बैठा हुआ है, फार्मा में स्पेशली जैसे कि आपने कहा ना, आपने कहा कि मैं हेल्थ केयर शब्द का चुनाव करूंगा, हॉस्पिटल स्टॉक्स ने पैसा बना के दिया, सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स एट ऑल टाइम हाई, 52 वीक हाई, ये थीम अभी भी काम करेगी आशीष जी? आपको लगता है कि जिस प्रकार से अब जो वो नॉन कोविड रेवेन्यू है वो स्टेबल हो गए विद पॉजिटिव बायस, बेड कैपेसिटीज बढ़ रही हैं, ये स्पेस अभी भी होल्ड रहेगा आपकी तरफ से? सो वीरेंद्र जी, इसमें बिल्कुल जैसे पहले अनुज जी ने बताया, जैसे जब वो डिक्सन का एग्जाम्पल ले रहे थे और जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इसकी बात कर रहे थे, तो हर एक चीज में हमेशा यही होता है कि एक तो लार्ज लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है। तो इसमें अगर आप हॉस्पिटल में देखें तो अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, मेडिकल इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन, अर्बनाइजेशन, सो काफी सारे ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ का मूवमेंट, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं। और हॉस्पिटल्स में इंश्योरेंस का स्प्रेड, अफोर्डेबिलिटी, प्रोफेशनलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं। और उसके सामने फिर यही बात आ जाती है जो आपने बताया कि पिछले एक साल में तो ये ट्रेंड रिकॉग्नाइज हुआ है और इसमें काफी आपको अप्रिसिएशन मिला है। तो डेफिनेटली मैं जो बोल रहा हूँ काफी क्लीशेड चीज है, लेकिन शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म का जो संतुलन है वो आउट परफॉर्म करने के लिए बनाना पड़ता है। तो लॉन्गर टर्म कोर पोजीशंस रहेंगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर प्राइस मूवमेंट बहुत ज्यादा हो गया तो कहीं से कुछ रीएलोकेशन करना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे लिए हर क्वार्टर, हर साल BSE 500 को बीट करना भी एक चीज है, न केवल स्टॉक पिकिंग करना। सो हमेशा ये बैलेंस प्ले करना पड़ता है। तो मैं कहूंगा कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, ये जरूर बरकरार रहेगा, लेकिन इमीडिएट टर्म में यही प्रॉब्लम है जो आपने बताया कि सडनली प्राइसेस काफी चल जाती हैं, फिर आपको अपना पोर्टफोलियो रिबैलेंस करना पड़ता है। ओके, चलिए आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। और वीरू और मुझे अब आप इजाज़त देंगे क्योंकि अब नीरज जी आ गए हैं स्टूडियो में और इनको हम सौंप रहे हैं मार्केट डे लो पर। निफ्टी करीब करीब 100 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी करीब करीब 300 पॉइंट नीचे, एडवांस डिक्लाइन हालांकि अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। ओके, आप मुझे डे लो पे देना, मैं आपको डे हाई पे दूंगा। यही उम्मीद रहेगी। बिल्कुल। लेकिन आज थोड़ा प्रेशर है ऊपरी लेवल पे, ये दुनिया भर की जितनी चिंताएं है ना, तरह तरह की, बैंकों की, बॉन्ड की, इन सब की, तो शायद उसका थोड़ा बहुत असर ज़रूर होगा। और कल अनुज एक ऐसा दिन था जिसमें बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट खराब आए थे। वो बैक बेंचर्स के आती है एक्चुअली, वही वो भी दिख रहा है, मतलब पूरी टीम में लाइन से दिख रहा है। प्लस कल की पॉलिसी से पहले थोड़ा मार्केट और पॉलिसी पहले ही, वो थोड़ा कल मैंने जब
आवाज़ MPC की, तो उसमें सारे लोग कह रहे हैं हाँ कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन सब बहुत कॉशियस दिख रहे थे, थोड़ा सा डरे हुए दिख रहे थे, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो थोड़ी सी एक चिंता है, और ये दिख भी रही है हम लोगों को। तो खैर चलिए, मार्केट है, पार्ट एंड पार्सल है। शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की, लेकिन सुर्खियों के साथ।